नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन IAS में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखने जा रहे हैं दृष्टि IAS के जो बिहार स्पेशल की श्रृंखला चल रही है उसमें सेकंड वीडियो में है हम देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरा आधुनिक हिस्ट्री को कवर करने का। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, बीती हुई घटना का लिखित प्रमाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। सही है। बिहार में आधुनिक इतिहास का कालक्रम समांतर यूरोपीय व्यापारी के आगमन से माना जाता है। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी के आगमन से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। चूँकि यूरोपीय व्यापारी ने भारत के आगमन के क्रम में बिहार का भी चक्कर लगाया तथा बिहार के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सफल बनाया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने बिहार में अनेक फैक्ट्रियाँ बनाई। अंतोगत बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप कर शासन संचालन हेतु सर्वेसर्वा बने। तत्पश्चात बिहार के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना उजागर हुई और स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, जिससे आगे चलकर स्वतंत्र बिहार राज्य की स्थापना का गठन हुआ है, मतलब पूर्ण रूप से। ठीक, अब देखते हैं आधुनिक बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का क्रम कैसा रहा है। तो पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बिहार में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन होता है। तो सबसे सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली व्यापारी आए जो बंगाल के हुगली में। ठीक है, यहाँ इम्पोर्टेंस पॉइंट आ गया यहाँ पे एक कि पुर्तगीज सबसे पहले कहाँ पे आए थे, हुगली में स्थापित की थी। व्यापारी केंद्र से नाव के माध्यम से पटना आए। ठीक है, आया जाया करते थे नाव के माध्यम से। पुर्तगीज द्वारा निर्यातित वस्तुओं में मुख्यतः चीनी, मिट्टी के बर्तन, विभिन्न प्रकार के मसाले, ठीक है, थे, जबकि आयातित वस्तुओं में मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र होते थे। ठीक, उसके बाद डच का प्रवेश होता है हमारा 1632 में। वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। डचों का अधिकांश रुझान सोरे के व्यापार। ठीक है, डच जो है मुख्यतः सोरे का व्यापार यहाँ से करते थे। ठीक है, इसके अलावा चीनी हो गया, अफीम, सूती वस्त्र के व्यापार भी इसमें, मतलब ये भी अभिरुचि रही है डचों की। सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा व्यापार करने हेतु डच प्रधान कौन है, नाथियस वैंगडेन बरूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से 1662 में एक फरमान प्राप्त किया डचों ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी। बिहार में फ्रांसीसियों का व्यापारियों का आगमन जो है पटना में 1734, ये सब ईस्वी आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, माल गोदाम की स्थापना से मानी जाती है पटना में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य बिहार से सोरा, ठीक है, फ्रांसीसी भी सोरा और डच भी सोरा का व्यापार मुख्यतः यहाँ से करते थे। व्यापार को उन्नत स्वरूप में स्थापित करना, ठीक है, सोरा का व्यापार से। फ्रांसीसी कंपनी मुख्य प्रमुख जियाला बंगाल छोड़कर 2 मई 1757 को बिहार के भागलपुर तथा 3 जून 1757 ईस्वी को पटना पहुंचा। ठीक है, बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन कब होता है। डेनिश की जो फैक्ट्री की स्थापना होती है 1774 से 75। ये क्वेश्चन एक बार BPSC में पूछा गया है। ये मुख्यतः सोरे का व्यापार करते थे, ये भी सोरे का ही मुख्यतः व्यापार करते थे। बाद में ब्रिटिश कंपनियां से मतभेद होने के पश्चात इनके फैक्ट्री एवं स्थल जो जब्त हो गए थे। ठीक है, अब आते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 में जॉब चर्नॉक को नियुक्त किया गया। ठीक है, जो कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चर्नॉक, उसे नियुक्त किया गया था। 1680-81 तक इस पद पर रहा था। 1680-81 तक यहाँ पे रहा था। 1691 में पटना के गुलजार बाग, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा, गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थाई माल गोदाम स्थापित हुआ। ठीक, पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को एवं बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों के विजित होने के पश्चात बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया, जिसकी पुष्टि जो है इलाहाबाद संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि के तहत जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ठीक है, इस संधि का मुख्य रूप से पराजित पक्ष का नेतृत्व मुगल शाह आलम द्वितीय ने किया, जबकि विजित क्षेत्र का पक्ष का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बंगाल में विभिन्न विद्रोह कौन कौन से हुए हैं। एक तरफ जहां आम जन के प्रति मुगल एवं मराठा तथा स्थानीय जमींदार नीतियां जो है शोषणपरक एवं दमनात्मक रूप लिए हुई थी, दूसरी तरफ अंग्रेज भी स्वलाभ को ध्यान में रखकर जनजातियों, किसान, श्रमिकों के प्रति कठोरतापूर्ण नियम कानून लागू करने पर डटा रहा। अतः इन सभी वर्गों ने अपने अपने अधिकार की प्राप्ति हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार से विद्रोह किया। तो जनजाति आंदोलन जो विद्रोह हुए थे बिहार में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी और मेंस दोनों में। चलिए देखते हैं। इसमें है 19वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय बहुल इलाके वर्तमान झारखंड ब्रिटिश सरकार तथा इनके द्वारा नियुक्त एजेंट व्यापारियों महाजन के खिलाफ अनेक सशस्त्र विद्रोह देखने को हमें मिलते हैं। इन विद्रोह के मूल में जाने पर कई जो कारण हमें क्या क्या दिखते हैं, तो जिसके कारण ये विद्रोह मजबूर होना पड़ा। आदिवासी जीवन पद्धति में वन तथा, यहाँ पे देखिए कारण की हम बात करें तो वन तथा वनोपज का काफ़ी महत्व था। ठीक है, उसके आर्थिक उपार्जन का मुख्य आधार तो वही था, वन से प्राप्त करना। ठीक है, इस तरह ब्रिटिश सरकार जब वन पर सरकारी संपत्ति घोषित किया, ठीक है, वन को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया तथा यह आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार पर कुठाराघात यानी कि प्रहार ये माना आदिवासियों ने। इसके अलावा सेकंड जो है भू राजस्व की नवीन पद्धति, महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा मिल गया। जैसे कि आपको पता होगा कि महाजनी व्यवस्था इसने लागू कर दिया, जिससे मतलब नए महाजन का जन्म हुआ, बढ़ावा मिला था। ऋण के कुचक्र में फंसकर आदिवासी अपने ज़मीन से बेदखल किए जाने लगे। ठीक है, आबकारी करों को बढ़ोतरी इस तरह से असंतोष को बढ़ाया कि आदिवासी द्वारा निर्मित की जाने वाली शराब पर भी, ठीक है, आदिवासी शराब के उत्पाद शुल्क लगा देगा और जिससे इसका उत्पादन प्रभावित हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त अफीम पर भी वसूली, अफीम पर जबरन खेती करवाए जाने इसका असंतोष भड़का। तो ये सब मेंस का विषय है वैसे तो, फिर भी यहाँ पे देखिए ईसाई मिशनरी आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश हो गया, जिससे इस जो आदिवासी के क्षेत्र के जो धर्म पर एक तरह से हमला था, तो उसकी संस्कृति को निकृष्ट साबित करने, अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास कर रही थी। आपको पता होगा 1813 में ईसाई मिशनरी को आज्ञा दे दिया गया था भारत में प्रचार करने का। इस समाज में प्रचलित प्रथाओं को विभिन्न कानून के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, जैसे कि नरबली प्रथा आपको पता होगा, उसके लिए भी काफ़ी विद्रोह हुआ था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा इन पारंपरिक ढांचों को ध्वस्त करते हुए राजस्व एवं सामरिक आवश्यकताओं की पूर्तियों करने के क्रम में इन आदिवासी क्षेत्र में पुलिस थाने, सैनिक छावनियां स्थापित की गई। ठीक है, निर्मित कानून के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया, जबकि आदिवासी शोषणपरक व्यवस्था को स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। इस प्रकार से विद्रोह हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं विद्रोह के बारे में। तमाड़ विद्रोह हुआ है उरांव जनजाति के द्वारा, जो कि छोटा नागपुर में राजा एवं जमींदार
जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि तमार विद्रोह का कब हुआ था और कौन से जनजाति ने किया था। ठीक है, तो 1789 से 94 ईस्वी तक ये चला है तमार विद्रोह, और छोटा नागपुर में राजा एवं जमींदार के खिलाफ था, जिसे जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, हो विद्रोह छोटा नागपुर के जनजातीय समाज में सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध यह विद्रोह था। इधर गया विद्रोह कर दिया। तो इसका विद्रोह का काल है 1821 से 22 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, इसके कौन है नायक है राजा जगन्नाथ सिंह। ठीक है, हो विद्रोह के इस तरह से भी मिलान करने के लिए आपको पूछा जा सकता है कि हो विद्रोह किससे संबंधित है, तो राजा जगन्नाथ सिंह। इसके अलावा हुआ है कोल विद्रोह। छोटा नागौर पठार पलामू और सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र जो कि झारखंड में भी फिलहाल पड़ता है, तो उसका है विद्रोह के नेतृत्व करता है बुद्धो भगत सिंह राय एवं सूर्य मुंडा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विद्रोह भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदार को सम्मिलित रूप से विद्रोह किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण। ठीक है, भूमिज के कौन है नेतृत्वकर्ता, गंगा नारायण। उसके बाद संथाल विद्रोह, अब सभी को पता होगा वीरभूम सिंहभूम मानभूम पाकुड़ा इसका जो क्षेत्र था, और कृषक का उत्पीड़न था। इसमें जनजातीय कृषि व वन पर जमींदारों द्वारा बेदखली करना शामिल था। ठीक है, इसका नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव थे। ठीक है, इसकी शुरुआत 1855 से 56। ठीक है, संथालों ने अपनी समांतर सरकार की घोषणा कर ली थी इसमें भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में। ठीक है, इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना का जिले का निर्माण हो गया। इसका जो है पॉजिटिव क्या पड़ा था, मतलब संथाल विद्रोह होने के बाद तो परगना का निर्माण हुआ जिले का इतना में, तथा इस जिले का प्रथम न्यायाधीश एस्ली एडन को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है खरवार विद्रोह। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, भगीरथ मांझी। ठीक है, उद्देश्य मुख्यतः जनजातीय परंपरा और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। संथाल परगना का क्षेत्र था इसका। मुंडा विद्रोह देखते हैं 1894 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी में। ठीक है, लगान माफी हेतु आंदोलन चलाया गया था। इस महान आंदोलन को उलुगुलान यानी कि महान हलचल ठीक है कहा गया था। ठीक है, इसका अर्थ है तो 3 फरवरी 1900 को ये जो है डेट इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया तथा रांची जेल में कैद किया। इसके अलावा ये भी डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी मृत्यु जो हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को। ठीक है, जेल में ही हैजा रोग के कारण। ठीक, रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास बिरसा की समाधि है। हाँ, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। डिस्टिलरी पुल के पास समाधि है उसका। जमीन संबंधित अधिकार एवं बेगारी से मुक्ति हेतु मुंडा आदिवासियों के हित में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे कि जो है मुंडा विद्रोह के बाद क्या सुधार हुआ था, तो ये हुआ था छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में बना था। ठीक, ताना भगत आंदोलन 13-14 में हुआ है। आंदोलन जो है उराव मुंडा संथाल जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से किया गया था। मांग क्या था, लगान न देने का आह्वान, क्योंकि भूमि जो है ईश्वर की है, भगवान की, इस पे हम लगान क्यों दें। मनुष्य में समानता समता तथा स्वशासन का अधिकार। अन्य नेता कौन कौन थे,
देविया, माया, शिबू आदि थे। तना भगत आंदोलन के। नूनिया विद्रोह हुआ था कब? ये हुआ है, क्षेत्र देखते हैं पहले, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर में 1700 से 1800 के बीच यह विद्रोह हुआ है। मुख्यतः जो है सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादक को न मिला था। ये भी कई बार पूछा गया है कि नूनिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। ठीक, तो कारण आप देख चुके हैं यहाँ पे, सोरा उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बहावी आंदोलन। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की मांग, यहाँ पे सामाजिक न्याय की मांग एवं सामाजिक पुनर्गठन के साथ साथ ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना। भारत में इस आंदोलन के नेतृत्व करता है सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, जबकि बिहार पटना में इसके है विलायत अली एवं इनायत अली, अली ब्रदर जिसे कहा जाता है, विलायत अली और इनायत अली इसे नेतृत्व प्रदान किया था। पटना में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र 1830 के दशक में बनाया गया था, जिसका नेतृत्व विलायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, इनायत अली आदि ने संभाला था। तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, 4 नाम, विलायत, मोहम्मद, फरहत और इनायत, बहावी आंदोलन से संबंधित हैं। लोटा विद्रोह। मुजफ्फरपुर जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर जो है मिट्टी के लोटे को दे दिया गया। इस क्रम में कैदियों ने 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। उसके बाद चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो किसान ने अपने राजा के विरुद्ध ही ये विद्रोह किया था। उसकी शंका थी कि राजा अंग्रेज़ों के साथ मिलकर किसान के विरुद्ध में कार्यवाही में भाग ले रहा है, मतलब राजा जो है अंग्रेज़ के साथ मिलकर जनता के खिलाफ कुछ गतिविधि कर रही है। इसकी शुरुआत 1800 ईस्वी में हुई है। सरदारी आंदोलन, इसकी शुरुआत 1859 ईस्वी में हुई और 1881 तक चला है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमि से जमींदारों को बाहर निकालना तथा भूमि पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध करना था। ठीक है, अब संथाल विद्रोह के बारे में देखें तो ये अननेसेसरी चीज़ बहुत सारा दिया हुआ है, मेंस के हिसाब से दिया हुआ है शायद। ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा दिया है, इस तरह से अगर बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है, संथाल विद्रोह का डेट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और यह जो है राजमहल के बीच दमन को के नाम से प्रसिद्ध था, क्षेत्र का नाम है। फिर तो ये जो है जमींदार, साहूकार, स्थानीय अधिकारियों, आदिवासियों, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन में किया जा रहा हस्तक्षेप के विरुद्ध था ये आंदोलन। गैर आदिवासी को अपने क्षेत्र से भगाने, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह समाप्त करने और अधिकारों की पुनर्स्थापना करने के लिए विद्रोह किया गया था। ठीक, और बाहरी लोगों को, जो भी बाहरी थे उसे दीकू कहा गया था, दीकू। ठीक है, तो ये सब कोई कुछ खास नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है अंग्रेज आगमन से इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भू स्वामित्व की नीति लाई गई, जिसे जमींदारी प्रथा, ठीक है, जमींदारी प्रथा लाया गया, तो इससे भी नाखुश थे ये सब। इसके अलावा जो देखें हम तो नया कर आरोपित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा वन कानून द्वारा पहले से प्रयोग में ले जा रही जंगली भूमि को इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, इससे भी नाखुश हो गए थे ये लोग। इसके अलावा संथाली जिसे दीकू कहकर बुलाते थे, जनसंख्या में भारी वृद्धि होने, आर्थिक संपन्नता, ठीक है, इस तरह से शोषण का दौर आरंभ हो गया। और नेक्स्ट देखें तो
मतलब ये जो है कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया, उसकी ज़मीन नीलाम होने लगी। इस तरह से रोष बढ़ता गया। इसके अलावा जो है गड़बड़ी तथा ब्याज की दर में बढ़ोतरी के कारण संथाल ऋण को चुकाने में असमर्थ हो गए और साहूकार के ऋण जाल में फंसते चले गए। ये सब मेंस का हालांकि है, फिर भी तो आते यहाँ पे देखते हैं जो है विरोध में जो है घटना 30 जून 1855 को भगनाडीह के 400 गांव के करीब 600 संथाल प्रतिनिधि इकट्ठा हो गए और विद्रोह का निर्णय लिया। और इसने मतलब जो है क्या नाम है तो नीतीश समाला और उन्होंने कृषि कर के लिए मापदंड एवं ब्याज की संशोधित दर रूपरेखा प्रस्तुत की और अपने आप वहां का गवर्नर घोषित किया गया था। ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया कि आज़ादी के लिए हथियार उठा ले। ठीक है, इस तरह से आह्वान किया गया कि आप लोग मतलब हथियार उठा ले। उन्हें ठाकुर जी यानी कि भगवान ने ही निर्देश दे दिया है। तो इस तरह से जुलूस ढोल नगाड़े का प्रयोग करके 60,000 संथाल जमा हो गए। ठीक, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए परिणाम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भागलपुर एवं बीरभूम के कुछ क्षेत्र को काटकर जो है संथाल परगना बनाया गया। ठीक है, संथाल परगना टेंडेंसी अधिनियम बनाया गया। इसके अलावा 37वें अधिनियम के तहत 56 में संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया, जिसके अनुसार यहाँ कानून लागू नहीं किया जा सकता था बिना इन लोगों से पूछे। ठीक है, इसके अलावा बिरसा आंदोलन। ठीक है, इस तरह से मुंडा जनजाति में जो है खुटकुटी व्यवस्था जो था मतलब सामूहिक था। सामूहिक जो भी काम किया था समूह मिला करके ये लोग काम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने जो है 1899 क्रिसमस के पूर्व संध्या पर मुंडा जाति द्वारा शासन स्थापित करने हेतु तो इन लोगों के खिलाफ जो है विद्रोह का आह्वान किया था और फरवरी 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा इसके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1903 में मुंडा जाति की खुटकुटी व्यवस्था को मान्यता प्रदान कर दी गई थी और 1908 में हमने बताया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हो गया। ठीक है, ये अननेसेसरी चीज़ सम दिया हुआ है इसमें। ठीक है, फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते थे थोड़ा सा बिहार का जो है 1857 की क्रांति, बिहार का योगदान थोड़ा देखते हैं। तो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से सर्वप्रथम यहाँ पे बिहार में क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ के 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिक द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली एवं अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। नॉर्मन लेस्ली ये नाम आप ध्यान रखिएगा, हत्या कर दी गई थी और यह विद्रोह असफल रहा। 3 भारतीय सैनिक को मृत्युदंड दिया गया। सर्वप्रथम जो है देवघर जिले में, झारखंड में जो कि अभी पड़ रहा है। इसके अलावा जो है 3 जुलाई को पटना में पीर अली, ठीक है, पीर अली के नेतृत्व में हुआ था पटना में विद्रोह। संघर्ष की शुरुआत हुई। इस विद्रोह के दमन में अफीम व्यापार एजेंट लॉयल मारा गया था। यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। तो कौन मारा गया था? लॉयल। ठीक है, अंततः पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह का दमन हेतु कठोर कार्रवाई की और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया। 16 को मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा 25 जुलाई मुजफ्फरपुर की बात है, कुछ असंतुष्ट सैनिक ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। ठीक है,
25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक ने शाहबाद जिले में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। 25 जुलाई, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 30 जुलाई देखते हैं। ब्रिटिश सरकार सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया इसने, किंतु धीरे धीरे यह क्षेत्र विद्रोह ने अपने आगोश में ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं कुंवर सिंह की भूमिका। तो ये जो है, इसका जन्म शाहबाद के जगदीशपुर गांव में जमींदार परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? बाबू साहेबजादा सिंह, जो भोज राजवंश से संबंधित थे। देश प्रेम तथा विदेश शासन के प्रति विरोध की भावना उन्हें विरासत में मिली थी। ठीक है, बिहार में क्रांति के नायक वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। ठीक है, 25 जुलाई देखिए, अभी जस्ट ये डेट इम्पोर्टेंट आ गया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक ने जब शाहबाद पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया, तब अंग्रेज के मन में एक भय उत्पन्न हो गया था। इससे पूर्व क्रांति की शुरुआत में पटना के कमिश्नर विलियम टेलर, ठीक, ने उन्हें पटना आकर मिलने का निमंत्रण दिया था, परंतु मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को देखते उसने पटना न आने का निर्णय लिया थे। उसने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद कारखाना स्थापित किया तथा दुर्ग की मरम्मत करवाई। ठीक है, साथ ही 10,000 देशभक्त सैनिकों को एकत्रित कर लिया। उनके सहयोगी में हैं उसके भाई अमर सिंह, भतीजा रथभंजन सिंह, निशान सिंह, हरिकिशन सिंह और 4 जमींदार थे। शुरुआत होती है कहाँ से? आरा को ब्रिटिश शासन से सैनिक से मुक्त कराने में असफल प्रयास किया, किंतु दूसरे प्रयास में उसने आरा पर अधिकार कर लिया तथा नागरिक सरकार का गठन किया। स्वयं यहाँ का शासक घोषित किया अपने आप को उसने आरा में। आरा के हाथ से निकल जाने के उपरांत ब्रिटिश सरकार शक्ति में आ गई और दानापुर से 500 यूरोपियन तथा भारतीय फौजों के साथ कैप्टन डनवर को आरा पहुंचा। भीषण युद्ध हुआ इसमें और इसमें विजय होता है डनवर को भी। इस बीच मेजर विंसेंट आयर 2 से 3 अगस्त को आरा पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर होने लगी। इस तरह से आरा का अभियान का पतन हो गया। ठीक है, पहले तो डनवर को हरा दिया, लेकिन विंसेंट आयर ने फिर से इसे हरा दिया था। ठीक है, इस बीच कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अनुसरण करते हुए जगदीशपुर की ओर बढ़े, किंतु आयर वहां भी उसका पीछा करते हुए आ गया और उसने महल को जला दिया था। ठीक है, इस तरह से रामगढ़ बटालियन के विद्रोह सैनिक के साथ मिलते। इस सैनिक के साथ वे लखनऊ पहुंचे थे। यहाँ के नवाब उसे शाही पोशाक, 1000 रुपया, आजमगढ़ के किले का फरमान देकर विदा किया। इस तरह से जो है कानपुर के कब्जे के समय तात्या टोपे नाना साहेब कुंवर सिंह भी डिविजनल कमांडर थे। इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसे, क्योंकि अगर पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब फालतू का पॉइंट है जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट सेक्शन शुरू होता है। ठीक, इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक, यहाँ से देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन से यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में आए शून्य को भरने के साथ ही बदलते परिदृश्य में
अप्रासंगिक हो चुकी निरंकुश थी राजनीति के मद्देनज़र कांग्रेस में शामिल हुई एनी बेसेंट, मांडले जेल से रिहा तिलक, ठीक है, ने सशुप्त पांडे कांग्रेस को एकजुट करने का राजनीतिक आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने आयरलैंड की होम रूल लीग को भारत में भी स्वशासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। किसने? एनी बेसेंट और मांडले जेल से रिहा तिलक ने, ठीक है। इस प्रकार से जो है इन परिस्थितियों को बेसेंट ने अपने अखबार न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का कार्य आरंभ किया। यहाँ पे डेट यहाँ पे अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है। 28 अप्रैल 1916 को तिलक तथा 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने स्थापना की है। इसकी स्थापना, ठीक है, सबसे पहले किसने किया है? आपको तिलक ने, और 3 सितंबर को किया है एनी बेसेंट ने, ठीक। तो होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना था, जनता में राजनीतिक प्रसार करना था। इसके अलावा निम्न कुछ स्तर पर स्थानीय सरकार का निर्माण करना था तथा जातिवाद छुआछूत की भावना का उन्मूलन, राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक आधार प्रदान करने का प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य था। इस तरह से हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो गया आपको 16 दिसंबर 1916, ठीक है, में पटना में मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में हुई है होम रूल लीग की स्थापना। बिहार में 16 दिसंबर 1916। इसमें कौन कौन थे? सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष, ठीक है, चंद्रवंशी सहाय को मंत्री बनाया गया, और बिहार होम रूल लीग के अन्य सक्रिय सदस्य में हसन इनाम और नारायण सिन्हा थे। यहाँ पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। मजरूल हक नेतृत्व किया था, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन, उपाध्यक्ष चंद्रवंशी सहाय को मंत्री बनाया गया था। बिहार में इस आंदोलन का प्रभाव चंपारण को छोड़कर अन्य सभी हिस्से में देखने को मिला। चूँकि इस समय चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह चल रहा था, ठीक, इसलिए गांधी जी ने एनी बेसेंट की प्रशंसा तो की, लेकिन उन्हें यहाँ तक स्थानीय लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा बनने से रोका, ठीक है। उसके बाद राज्य के मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में तथा सारण में बजरंग सहाय, ठीक है, मुजफ्फरपुर में कौन है? जनकधारी, सारण में बजरंग सहाय तथा तारनी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हो गई। ये भी अगेन इम्पोर्टेंट। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग के स्थापन जो किया था, किसने किया था? जनकधारी प्रसाद। सारण में कौन किए हैं? बजरंग सहाय तथा तरनी प्रसाद सिन्हा। सारण में बजरंग और मुजफ्फरपुर में जनकधारी। तो बिहार में होम रूल के सदस्य घड़ी की चेन के साथ जस्ता का एक बिल्ला पहनते थे, जिस पर अंग्रेजी भाषा में होम रूल लिखा होता था। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट जो है 2 बार पटना आई थी। ये भी शायद क्वेश्चन पूछा गया है कि एनी बेसेंट पटना कितनी बार आई है, तो 2 बार। पहली बार 18 अप्रैल 1918 को पटना आकर उन्हें सभा को संबोधित किया था, और 25 जुलाई 1918 को दूसरी बार वे पटना आई, ठीक है। उन्होंने संवैधानिक सुधार प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया था। हालांकि बिहार में जो है इसका व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन मतलब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, ठीक। इसके अलावा जो है
इस आंदोलन ने देश के कई नए नए क्षेत्र यथा उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिंध, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार जैसे क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। आगे चलकर 1919 में जब गांधी जी रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए तथा आंदोलन को आगे बढ़ाया। चंपारण सत्याग्रह देखते हैं। ये तो ज़्यादातर लोग को पता ही होगा, ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो 3/20 हिस्से पर जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, ये तो आप सभी को पता है, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता है, ठीक है। शोषण इनके तरीके नील उपजाने हेतु विवश करना, कम मेहनताना बेगार के रूप में कार्य करना और नील की उपज पाने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाना न करने की स्थिति में लगाया जाता था। किसान इस स्थिति का लाभ उठाकर नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है, इस तरह से। हालांकि 1908 में इसके खिलाफ मुखर विद्रोह हुआ, किंतु पुलिस तथा प्रशासन तथा न्यायपालिका के उदासीन रवैये ने इसे मुक्ति और कठिन बना दिया तथा बगान मालिकों की लूट का कारोबार चलता रहा था, ठीक। इसमें जो है बिहारी तथा प्रताप जो महत्वपूर्ण जो है दैनिक समाचार पत्र था, तो किसान की समस्या को उजागर किया था बिहारी और प्रताप, ठीक है। इसी क्रम में 16 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, बिहार की बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए थे। इनमें चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे, जिसने गांधी जी से आग्रह किया था, आपको पता होगा। उसके बाद ब्रजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें चंपारण की समस्या का निदान के लिए एक समिति गठन की बात की गई थी। ब्रजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के समक्ष प्रस्ताव दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और चंपारण पहुंचे। तो स्थानीय प्रशासन उनके आने पर रोक लगा दी, किंतु गांधी जी ने प्रशासन के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और दंड भुगतने का फैसला किया, ठीक है। इस तरह से चंपारण पहुंचकर उसने सहयोगियों में, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मतलब ये लाइन, ब्रजकिशोर कौन कौन शामिल थे सहयोगी में, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी भी थे आदि। गांव घूमकर किसान की स्थिति का जायजा लिया। तो इसके बाद क्या हुआ है, तो जांच के लिए जो FG स्लाय, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया, के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया था। इसके बाद गांधी जी की जो लोकप्रियता बढ़ने लगी, तो डर से इसने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी FG स्लाय की अध्यक्षता में, और उसमें गांधी जी को भी समिति का सदस्य बनाया गया, ठीक है। इसके सदस्य में LC आदमी, हर प्रसाद नारायण सिंह और DJ रीड और रैनी थे, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी भी थे। तो इस समिति ने सुझाव दे दिया कि 25% वापस करने के लिए राजी हुए तथा 1 दशक के भीतर इन बगान मालिकों को चंपारण छोड़ दिया, ठीक है। हालांकि बहुत लोग इसके तर्क को मतलब विरोध करते थे, जैसे कि आलोचना करते थे कि 100% वापसी की मांग क्यों नहीं की, 25% वापसी की क्यों की थी गांधी जी ने। तो इस पर गांधी जी का कहना था कि 25% रकम लौटाना गोरे बगान मालिकों के लिए बेइज्जती थी, ठीक है। इस तरह से हुआ है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन है। तो इसमें अगर बात करें
ये तो नेशनल हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, तो वही है सब। और यहाँ से इम्पोर्टेंट सेक्शन शुरू हो जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1919 में हुई। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इनाम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्र के द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात की गई थी। तो कब हुई थी ये बैठक? 16 फरवरी 1919 को। इस दौरान 1920 में तुर्की के साथ सेवरेज की संधि के शर्तों के प्रकाशन के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावनाओं में उबाल आ गया। ठीक है, गांधी जी ने इस संधि का विरोध करने का फैसला किया, किंतु उन्होंने शांति स्थापना के उपलक्ष्य मनाए। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़े तो गांधी जी इस बयान का बिहार में स्वागत हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखें तो 19 मार्च 1920 से पूरे बिहार में मुसलमान ने हड़ताल का आयोजन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं कि 1 अगस्त 1920 को पटना में आयोजित एक सभा में नूर हसन ने प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी थी। साथ ही के शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया तथा वकील मोहम्मद जुबैर ने अपनी वकालत छोड़ दी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब है हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन असहयोग आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें बिहार का स्पेशल पढ़ना है, तो ये इंडियन का दिया हुआ है, तो ये सब तो जितना भी दिया हुआ है तो यहाँ से पढ़ते हैं। इन सब परिस्थिति के कारण भारत में जनमानस का ब्रिटिश सरकार से मोहभंग हो गया था। ठीक है, फलस्वरूप सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया तथा गांधी जी असहयोग संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया। यद्यपि इस प्रस्ताव CR दास मदन मोहन मालवीय ने विद्रोह। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को विरोध किया था? तो CR दास और मदन मोहन मालवीय, किंतु मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधु ने समर्थन से यह प्रस्ताव पास कर लिया था। फलस्वरूप 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर आंदोलन की विधिवत शुरुआत की थी। इसके तहत क्या क्या था? उपाधियों, प्रदेश प्रशस्ति पत्र को लौटाना, सरकारी स्कूल कॉलेज अदालतों तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो अब बिहार के बारे में हम देखें तो जो है सभी कार्य का प्रभाव पड़ा। इसमें बिहार उच्चता नहीं रहा, राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में। ठीक है, यहाँ पे बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, आयोजन हुआ, भागलपुर में हुआ है। इसमें गांधी जी के असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया था। उसके अलावा ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे पर भी इस आंदोलन का हिस्सा बना दिया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। इस आंदोलन के दौरान मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी सहित अनेक नेताओं ने विधायिका से अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस ले ली थी। इसके अलावा बात करें यहाँ पे देखते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के 15 छात्र पढ़ाई छोड़कर मजरूल हक के मार्गदर्शन करने लगे और मजरूल हक ने दीघा में रहने वाले अपने मित्र खैरो मियाँ की ज़मीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण किया, जहाँ इन छात्रों की पढ़ाई व्यवस्था धीरे धीरे यह आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। आगे चलकर बिहार कांग्रेस समिति का कार्यालय यह बनता है। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरूल हक ने। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, गांधी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना अपील पर 6 फरवरी 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। कब? 6 फरवरी 1921 को।
मजरूल हक इसके कुलाधिपति बने थे। ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति इसके नियुक्त हुए थे। मजरूल हक कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति। तो इसके अलावा आगे देखते हैं तो 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड अखबार, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार, ठीक है। मदरलैंड अखबार का प्रकाशन शुरू किया था कब? 30 सितंबर 1921 को, ठीक है। इसके बाद है 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा बिहार कौमी सेवक दल, ये भी इम्पोर्टेंट है सेक्शन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई है कब? 27 नवंबर 1921 को। इस आंदोलन के दौरान जो है शाहबाद जिले डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झंडा कांड जो है किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, कोई भी ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है। तो ये है असहयोग आंदोलन से संबंधित। तो इसकी जो है 5 फरवरी 1922 को चोरी कांड के बाद इसे आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसी दौरान बिहार में मजरूल हक को गिरफ्तार कर लिया गया, आंदोलन समाप्त हो गया। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इसमें जो है कांग्रेस 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी थी। आपको पता होगा कि 11 सूत्रीय मांग को इरविन द्वारा जो अस्वीकार कर दिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाने का शुरू किया था, निर्णय लिया था। इस प्रकार जो है 12 मार्च 1930 को 78 सहयोग के साथ गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा की और 6 अप्रैल को 1930 को नमक कानून उल्लंघन कर सत्याग्रह की शुरुआत की, ठीक है। इसमें अभी ये सब देखना नहीं इम्पोर्टेंट है, बिहार का देखना है। तो शुरुआत जो है 16 अप्रैल होगा यहाँ पे, ठीक है। 16 अप्रैल 1930 को होती है बिहार में इसकी शुरुआत। इसकी रूपरेखा जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार की गई थी और यहाँ पे तो समुद्र नहीं थे, तो इसलिए नमकीन मिट्टी को उबालकर नमक बनाया गया था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिर से हो जाता है। तो नेतृत्व पूछा जाता है कि मुजफ्फरपुर का नेतृत्व कौन किया है? रामदयालु सिंह। मुजफ्फरपुर रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद तथा ठाकुर रामानंद सिंह, ये 3 आदमी मुजफ्फरपुर में करते हैं नेतृत्व। रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामानंद सिंह मुजफ्फरपुर के हैं। पटना में अंबिका कांत सिंह है। दरभंगा में कौन है? सत्यनारायण सिंह। छपरा था सिवान में ब्रह्मचारी। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिवान में नमक सत्याग्रह शिविर का आयोजन कर नमक की पुड़िया बेची गई थी। इसे नमक की पुड़िया नहीं बल्कि गुलामी भगाने की पुड़िया कहा गया था, ठीक है। अब देखते हैं 4 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हुए। बिहार में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति तथा विदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकानों पर आगे धरना देकर बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया था। तो इसी में एक कांड हुआ था, आपको पता होगा कि नंगी हड़ताल। यहाँ पे देखिए नंगी हड़ताल हुआ था कि
विदेशी वस्त्र का बहिष्कार इतना ज़्यादा हो गया था कि छबरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था और नंगी हड़ताल शुरू कर दिए थे यहाँ पे। तो इस तरह से पूछा जाता है कि नंगी हड़ताल जो किस आंदोलन से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का खूब कार्यक्रम प्रचलित हुआ। चंपारण में इसमें सबसे ज़्यादा अव्वल था चौकीदारी कर में। ठीक है, चंपारण जिला के सुगौली, गोविंदराज, ढाका, जोगापट्टी इसमें सर्वाधिक प्रभावित थे। कठोरता से दमन चक्र चला। ठीक है, इस प्रकार से पुलिस के जो लाठीचार्ज हुए थे इसके दमन चक्र में, तो इसके विरोध में है द्वारकानाथ, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी और ने बिहार विधानसभा परिषद की सदस्यता से त्याग दे दिया था। तो इस प्रकार पूछा जाएगा कि किस किस ने त्यागपत्र दिया था। तो यह है द्वारकानाथ, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी। इसके बाद घटना होती है 15 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 महीने की सज़ा मिलती है। इसके अलावा 5 मई 1931 को गांधी अरविंद समझौता हुआ, जिसके तहत कांग्रेसी नेता को रिहा कर दिया गया और यह आंदोलन खत्म हो गया। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को जाने के लिए बोला गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात पुनः से शुरुआत होती है 32 में 4 जनवरी 1932 में। तो तुरंत ही सारे को जब स्टार्ट हुआ तो फिर ही तुरंत इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे देखते हैं 26 जनवरी 1932 को एक बार फिर से बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1932 स्वाधीनता दिवस। दमन चक्र चलाया था, कठोर दमन चक्र, इसके विरोध। इसमें जो है मोतिहारी, बेगूसराय, रोसड़ा, तारापुर में गोलीबारी में आंदोलनकारी बहुत शहीद हुए थे। इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड द्वारा लाए गए कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी तथा हरिजन के उद्धार द्वारा सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु कार्य का संकल्प लिया गया। अब बिहार में उनकी घोषणा का स्वागत करते हुए हरिजन सेवक संघ की शाखाएं खोली गई। अगर बताएं हरिजन सेवक संघ की स्थापना तो 1933 में इसकी स्थापना होती है। इसी बीच 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी का पटना आगमन होता है। उन्होंने आंदोलन को स्थिर करने की घोषणा की तथा इससे तरफ बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अनुमोदन के पश्चात यहां आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, अब ये हमको नहीं देखना है, अब देखना है भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें क्या क्या है? ये जो है भारत छोड़ो वर्धा की बैठक में 14 जुलाई 1942 को गांधी जी ने के निर्णय की स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो 1 अगस्त जो है 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक सभा आयोजन कर वर्धा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और यहीं पे करो मरो का नारा दिया गया था और भारत छोड़ो की मांग की गई थी। इसके अलावा आपको पता है 9 अगस्त को सुबह ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम देखते हैं बिहार में हमें देखना है 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद द्वारा यहाँ पे 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद का बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए तैयार करने की बात की गई। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और अध्यादेश लागू कर कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और सारे को जब्त कर लिया गया था। 10 अगस्त को सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का कार्यालय था उसे भी जब्त कर लिया गया था। तो बलदेव शाह ने सरकारी नीति का विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बलदेव शाह
ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। जब गोलीकांड जो आपको पता होगा कि सात लोग जो छात्र जो शहीद हो गए थे, तो उसके एवज में इसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। 11 अगस्त को आपको पता है सचिवालय भवन सचिवालय कांड हुआ था, ठीक है। तब जो पटना के नए जिलाधीश थे WG आर्चर, इसने आदेश पर जो अनेक घायल हुए, जिसमें छात्र में कौन कौन थे? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, ये 7 लोग शहीद हो गए थे। उसके बाद 11 अगस्त को शहीद हुए हैं। 12 अगस्त को पूरा पटना बंद का आयोजन किया गया था और सभी जो संचार सुविधाएं जितनी भी सरकारी हैं तो उसे अवरोध डालने का निर्णय लिया गया था। फलस्वरूप बहुत सारी रेल पटरियां को नुकसान पहुंचा गया, टेलीफोन लाइन काट दी गई, पोस्ट ऑफिस जला दी गई थी, थाने रेलवे को दिया गया था। तो बहुत सारी हिंसक घटनाएं खास करके ये इधर भागलपुर साइड हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष घटना हुई है। कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया है और प्रचार प्रसार करने हेतु इसका काम के लिए इसके ट्रेन को नाम रखा गया था स्वराज ट्रेन। महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। यहाँ पे देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। शांति देवी छपरा में जुलूस का आयोजन हुआ। इसमें जब जुलूस पर लाठीचार्ज करना चाहता इसने पुलिस हमारा भाई है का नारा लगाया। इस नारे से प्रभावित होकर पुलिस के जवान ने लाठी चलाने से इनकार कर दिया था। शांति देवी इसका नाम है, ठीक है। बिहार के हजारीबाग, पलामू, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा आदि क्षेत्र में क्रांतिकारी सरकारें का गठन भी किया गया था। इस आंदोलन के दौरान बिहार में 1500 से अधिक लोग को गिरफ्तार किया गया था और 134 लोग मरे थे। इसी बीच गांधी जी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था और कांग्रेस पर लगा प्रतिबंध भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण की भूमिका। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार इसी में कर लिया गया था। इस हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था, लेकिन 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात अपने साथी रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, सूरज नारायण सिंह और शालिग्राम के साथ तोड़कर भाग गए थे जेल और नेपाल चले गए थे। आज़ाद दस्ता का गठन वहीं पे होता है, राजविलास जंगल में, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। इसके अलावा छापामार युद्ध के प्रशिक्षण देने हेतु केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। 1943 के आरंभ में राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह, ये इम्पोर्टेंट नाम है। और यहाँ से सिखाया जाता था कि कैसे आपको विद्रोह मतलब छापामार युद्ध प्रणाली को लागू करना है। इसके आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, नेपाल के आज़ाद दस्ते से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर, पूर्णिया में भी आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। इसमें जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे। उसमें सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज से भी संपर्क साधने का प्रयास किया था, किंतु वो असफल हुए थे। यहाँ पे 1943 तक यह संस्था पूरी तरह संगठित हो गई। बिहार में इसकी पहली बैठक जो है पूर्णिया के सोमेली गांव में आयोजित किए गए थे, जिसमें इस संगठन को सैन्य एवं असैन्य 2 संगठन में बांट दिया गया था। आज़ाद संस्था का बात हो रहा है, आज़ाद दस्ता का, ठीक है। सैन्य संगठन का प्रमुख कौन थे? नरसिंह को बनाया गया था तथा खुशहाल सिंह को। ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर 1943 जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर नेपाल स्थित हनुमान नगर जेल भेज दिया गया था, ठीक है, दबाव डालकर।
इन नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात अजय दस्ता का नेतृत्व सूर्यनारायण सिंह कर रहे थे और नित्यानंद सिंह ने किया। और इन्होंने जो है अजय दस्ता के कार्यकर्ता ने जो है हनुमान नगर की जेल पर हमला कर अपनी बंदियों को छुड़ा लिया था। उसके बाद फिर से दिसंबर 43 में जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।